नीदरलैंड पता है? एक कंपनी केमैन आइलैंड की है, ठीक है, ये सारी फॉरेन कंट्रीज है। केमैन आइलैंड एक आइलैंड है, इसको टैक्स हेवन बोलते हैं। टैक्स हेवन मतलब ऐसा देश जिस देश में या तो लो टैक्स है या तो नो टैक्स है। इंडिया टैक्स हेल है, यहाँ पे हाई टैक्स है, ठीक है ना। तो देर आर कंट्रीज जिस देश में क्या है, लो टैक्स या नो टैक्स। तो केमैन आइलैंड एक आइलैंड है। मॉरिशस तो सुना ही होगा, हाँ, उसके जैसा ही एक छोटा सा आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, चालू होते ही खत्म होता है। उस पर कितने एयरपोर्ट बनाओगे, कितने रोड बनाओगे, कितना रेलवे बनाओगे, कभी ना कभी डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा ना उस देश का। उसके बाद वो देश क्यों टैक्स लगाएगा? तो वो लोग को टैक्स नहीं लगा। अपने भारत में टैक्स लगाने की क्यों जरूरत है? अरे रोड्स अच्छे नहीं है, रेलवे आई नहीं है, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, डिफेंस चलाना है, गवर्नमेंट स्कूल चलाने हैं, पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिठाना है, गरीबी हटानी है, तो खर्चा बहुत है। तो इसलिए गवर्नमेंट का टैक्स भी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? जिस देश में सब कुछ बन चुका है, रोड्स है, रेलवेज है, एयरपोर्ट है, पोर्ट्स है, सब अच्छा है, सब अमीर है, सबके पास पैसे है, कोई गरीब नहीं, गरीबी नहीं है, तो गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाएगी उनके ऊपर? वो देश सर्वसंपूर्ण है। समझ में आ रहा है ना? खर्चा ही नहीं है उनको, कुछ मेंटेनेंस है खाली बेसिक सा, उतना निकल जाता है कुछ भी करके, छोटा मोटा चीज। तो ये वैसा देश है। सुनो, अभी हांगकांग की कंपनी मेन शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर समझता है? मालिक है। कौन सी कंपनी की? केमैन आइलैंड में एक कोई कंपनी है, उसकी यहाँ पे होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी। इधर क्या है? होल्डिंग कंपनी ने, ये नीदरलैंड की कंपनी ने केमैन आइलैंड की कंपनी परचेस की। किससे? हांगकांग से। केमैन आइलैंड का मालिक किधर है? हांगकांग में है। वो किसको खरीदने का है? नीदरलैंड के। तो नीदरलैंड की कंपनी ने केमैन आइलैंड की कंपनी परचेस की। पैसे कौन किसको देगा? हांगकांग नीदरलैंड को देगा, कंपनी भी देगा और पैसे भी देगा। तुम दुकान में जाने का, ठीक है ना, गुड्स भी लेने का, उससे पैसे भी लेने का। मतलब मैंने आपसे गुड्स लिया ना, पैसे भी दो। हाँ हाँ हाँ। नीदरलैंड की कंपनी विल पे मनी टू हांगकांग। समझ में आ रहा है? ये जो ट्रांजैक्शन था उसमें 56,000 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ था। किसको? हांगकांग को। क्योंकि गेन किसको होता है? जो सेलर है। क्या सेल किया उसने? कंपनी के शेयर्स बेचे। क्या बेचे? कंपनी के शेयर्स बेचे। शेयर्स क्या होता है? कैपिटल एसेट होता है। शेयर्स बेचने के बाद जो गेन होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। ये 56,000 करोड़ इंडिया में टैक्स होगा क्या? हाँ, सवाल समझा आप लोगों को? फिर से बताता हूं। ये कौन है? नॉन रेसिडेंट। ये कंपनी कौन है? नॉन रेसिडेंट। असेट कहां पे लोकेटेड है? आउटसाइड इंडिया। कोई एक असेट आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को सेल किया आउटसाइड इंडिया। अग्रीमेंट वॉज साइंड आउटसाइड इंडिया, मनी वॉज पेड आउटसाइड इंडिया, मनी वॉज पेड इन फॉरेन करेंसी। सवाल क्या है कि ये 56,000 करोड़ इंडिया में टैक्स होगा क्या? नहीं होगा ना, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन सेक्शन 9 क्या करता है? यही सब ढूंढते रहता है कि ऐसा क्या है जो पकड़ के लाओ इंडिया में, ठीक है ना। तो ये जब बाहर हुआ, ये सब कुछ बाहर हुआ ना, इंडिया में एक कंपनी थी हेल, उसका नाम क्या था? हेल। उसका नाम हुआ वेल, खाली नाम बदला इंडिया में, और कुछ नहीं हुआ। हेल का फुल फॉर्म है हचिसन एसआर लिमिटेड, और वो आगे जाके बनी वोडाफोन एसआर लिमिटेड। और इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ कहां पे हुआ है? इंडिया के बाहर। अब देखो हुआ क्या था। इस कंपनी का, हांगकांग की कंपनी का नाम था हच। केमैन में यहाँ पे जो कंपनी थी उसका नाम था सीजीपी। इसका कुछ मतलब नहीं है, ये ऐसी बनी थी, ठीक है ना। यहाँ पे जो कंपनी थी उसका नाम था वोडाफोन। तो नीदरलैंड, वोडाफोन कौन से देश की कंपनी है? नीदरलैंड की कंपनी है। इंडिया में कैसे आई वोडाफोन? उसने इंडिया में कंपनी बनाई ही नहीं, कैसे आई? नाम चेंज किया। लेकिन नाम चेंज करने का उनको पावर किसने दिया? होल्डिंग सब्सिडरी समझता है? ये कंपनी होल्डिंग कंपनी थी। उसकी सीजीपी क्या थी?
सब्सिडरी कंपनी थी इंडिया में, उसकी सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी थी। इन्होंने दादाजी से जाके बेटे के शेयर्स खरीदे तो पोता ऑटोमेटिकली उनके पास चला गया। ये पोता है, इसको कौन कंट्रोल करता है? उसका बाप। बाप को कौन कंट्रोल करता है? दादा। इनको किस में इंटरेस्ट है? तुमको पोते में इंटरेस्ट है ना? इंटरेस्ट पोते में है तुमको, क्योंकि धंधा कहां करोगे? आज कोई छोटे से आइलैंड पे जाके टेलीकॉम की कंपनी चालू करोगे क्या? तुम अपने गांव में अपना एक टेलीकॉम का कंपनी चालू करो ना, वोडाफोन जैसा, बोलो इस गांव में हमारा नेटवर्क होगा, परवड़ेगा क्या? अरे केमैन आइलैंड में उतने, अब ये गडिंग्लज बस स्टैंड पे जितने लोग हैं ना उतना उनका पॉपुलेशन होगा। आपको टेलीकॉम कंपनी चालू करनी होती है तो कौन से देश में चालू करोगे? जहां पे कौन होते, पॉपुलेशन ज्यादा होता है। ऐसे देश का नाम बताओ जहां पे। पहले टॉप पे कौन था? हमने लॉकडाउन में क्या किया? दिन रात मेहनत की। और कहीं तो देश, कहीं तो पूरे वर्ल्ड में किसी तो चीज में 1 नंबर पे आए हैं। अच्छा लगता है, प्राउड ले, ठीक है ना? तो बताओ, जिनको भी व्यापार करना है, व्यापार, जो भी ग्लोबल कंपनीज है, वो कहां पे आने का सोचेंगी? क्यों? मुझे बिस्किट लॉन्च करने का है, एक बिस्किट में 5 रुपए का बेचेगा, 1 रुपया प्रॉफिट कमाएगा। कौन से देश में बेचूं? जिस देश में 10 लाख का पॉपुलेशन है, बेच सकता हूं वहां पे, लेकिन मुझे प्रॉफिट कितना होगा फिर? 10 लाख। एक बंदा एक बिस्किट खाएगा तो 10 लाख लोग 1-1 रुपए का प्रॉफिट देंगे, 10 लाख होगा। इंडिया में कितना प्रॉफिट होगा? 140 करोड़। क्यों? 140 करोड़ लोग हैं हमारे यहां पे। तो सब्सक्राइबर बेस इंडिया में ज्यादा है, तो इंटरेस्ट, सारे फॉरेनर का इंटरेस्ट कहां पे है? लेकिन इंडिया में अगर वो कंपनी बनाएंगे तो सोर्स कहां पे फॉल होगा और टैक्स कहां पे लगेगा? इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंडिया में एक कंपनी बनाई, उसकी पेरेंट कंपनी कहां बनाई? केमैन आइलैंड में। उसकी मेन पेरेंट कंपनी कहां रखी? हांगकांग में। जब कंपनी बेची तो कौन सी बेची? हांगकांग की नहीं बेची, केमैन आइलैंड की बेची। सीजीपी सेल हुआ, लेकिन ओनर कौन था? हांगकांग का। पैसा किसको मिला? हांगकांग वाले को। समझ में आ रहा है? ओके। नोटिस किसको जाएगा बताओ? 5 कंपनीज है यहाँ पे, हच है, वोडाफोन है, सीजीपी है, हच एसआर लिमिटेड है, वोडाफोन एसआर लिमिटेड है। नोटिस किसको जाएगा? इंडिया है ना, इंडिया नोटिस इंडिया में देगा। इंडिया के बाहर क्यों नोटिस देगा? तो पहले तो बाहर की कंपनी को एलिमिनेट करो। इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक एओ ने नोटिस इसको दिया। ये बोलता है, सालों में तो पूरे चार्ट में हुई नहीं। मेरी क्यों मार रहे हो? वो बोलता है ये सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी थी, इसको नोटिस दो, जो पुरानी कंपनी थी जो बंद हो गई, ठीक है ना? या इसको नोटिस दो क्योंकि इसके शेयर बिके, या इसको नोटिस दो जिसने कैपिटल गेन अर्न किया, या वोडाफोन को देना है तो नेदरलैंड को दो जिसके हाथ में अभी एक्चुअली कंट्रोल है। समझ रहा है ना? अभी हांगकांग गेम में से बाहर जा चुका है, अभी गेम में कौन है? नेदरलैंड का। वोडाफोन की मेन पेरेंट कंपनी नेदरलैंड में है, वो दादाजी है, उसका बेटा किधर है? केमैन में, ठीक है ना? और केमैन का बेटा किधर है? इंडिया में। लेकिन उस बेटे का नाम अभी हेल नहीं है, अभी कंट्रोल ऐसे आ रहा है। समझ रहा है क्या? ये देखो, यहां से कंट्रोल यहां गया, यहां से यहां आ रहा है। अभी इंडिया में कौन सी कंपनी है? हेल, सॉरी वेल। वेल का पेरेंट कौन है? केमैन आइलैंड। केमैन आइलैंड का पेरेंट कौन है? नेदरलैंड है। समझ रहा है? नोटिस किसको गया? वेल को, क्योंकि आसान यही था ना, नजदीक यही था, ठीक है? तो नोटिस क्यों गया? क्योंकि जब भी कैपिटल गेन होता है किसी नॉन रेसिडेंट को किसी इंडियन असेट के थ्रू, तो उसके ऊपर टीडीएस कटना है। क्या कटना है? इस नेदरलैंड की कंपनी ने टीडीएस नहीं काटा। टीडीएस काटना चाहिए था ना। गेन किसको हुआ? हांगकांग को। लेकिन हांगकांग वाले टैक्स नहीं भरेंगे, हमको पहले से पता है हांगकांग वाले टैक्स नहीं भरेंगे। तो टैक्स काटना किसको था? जो पेयर है। पेयर समझता है? एम्प्लॉय टैक्स भरता है कि एम्प्लॉयर टैक्स भरता है? इंडिया में पैसे कमाता कौन है? सैलरी कमाता कौन है? एम्प्लॉय। लेकिन एम्प्लॉय का टैक्स कौन भरता है? अभी आप रिटर्न भर रहे हो, टैक्स कौन, किसने भर दिया है? एम्प्लॉयर ने भरा है। क्यों? कौन से टॉपिक की वजह से?
टीडीएस की वजह से। टीडीएस का नाम क्या? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हमें पता है कि जो पैसे कमाता है वो टैक्स की चोरी करेगा, तो उससे टैक्स मत लो, ठीक है ना। उससे लो जो पेमेंट करता है, जो पेयर है। और इंडिया में एम्प्लॉय की क्वांटिटी ज्यादा है, उनके पीछे नहीं भाग सकता गवर्नमेंट। एम्प्लॉयर की क्वांटिटी कम है, उनको ऑडिट होता है, उनके ऑडिटर्स होते हैं। तो जब टैक्स ऑडिट सीखोगे तो नालायक लोग अगर टीडीएस अगर नहीं भरा होगा तो मैं भी जेल में जाएगा उनके साथ, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सारे एम्प्लॉयर उनके एम्प्लॉयज का टैक्स भरे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसलिए नीदरलैंड की कंपनी को नोटिस जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि नीदरलैंड की कंपनी नीदरलैंड में है, हम इंडियन कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट नीदरलैंड में एक्शन चालू नहीं कर सकता, तो उसका इधर कुछ ना कुछ है ना। इसको इंटरनेशनल टैक्सेशन में पीई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। वो छोड़ दो, इसको एजेंट तो बोल ही सकते हो आप। तो इसको एजेंट बनाया, एक सेक्शन है 163 करके, बहुत आगे का सेक्शन है, ठीक है ना। उसमें इसको क्या बना दिया हमने? आपके प्रिंसिपल ने टैक्स की चोरी की है, आप इंडिया में हो, आप भरो। कितना भरो? ज़्यादा नहीं, इसका 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ठीक है ना। 56,000 करोड़ का जब आप टैक्स निकालते हो 20% के ऊपर, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर इंडिया में टैक्स कितना लगता है? 20% टैक्स लगता है, ठीक है ना, प्लस सरचार्ज प्लस सेस। वो कुछ तो 12,500 करोड़ अप्रोक्सीमेटली होता है। तो इसको नोटिस कितने का गया? 12,500 करोड़ का नोटिस गया। फिर ये कंपनी कहाँ गया होगा? नाचते नाचते सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, हमारे पास क्यों आए हो? मैटर किधर का है? महाराष्ट्र का है। पहले किधर जाना चाहिए? हाई कोर्ट में जाना चाहिए। तो फिर हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने बोला क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? बोलते इनकम टैक्स हमसे टैक्स ले रहा है 12,500 करोड़, मजाक मजाक में, जबकि इंडिया में कुछ हुआ ही नहीं। हांगकांग की कंपनी ने केमैन के शेयर्स नीदरलैंड को बेचे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उधर पूछा या इनकम टैक्स ने प्रेजेंट किया, तो इधर हेल का वेल कैसा हुआ? तेरा बाप कैसा बदला रातों रात? तेरा बाप बदला कि नहीं? पहला हांगकांग में बाप थे, अब किधर है? तो कुछ तो चेंज हुआ ना इधर। खाली आप पेपर पे कहां पे दिखा रहे हो, कागज पे कहां पे दिखा रहे हो? आउटसाइड इंडिया। क्यों आउटसाइड इंडिया दिखा रहे हो? एक लॉजिक बताओ, क्यों जो ओरिजिनल है वो क्यों नहीं दिखा रहे हो? जो हुआ है वो क्यों नहीं दिखा रहे हो? ऐसा दृश्यम क्यों क्रिएट किया है? क्यों किया है? क्या बचा रहे थे? केमैन आइलैंड में क्या नहीं लगता? केमैन आइलैंड में टैक्स नहीं लगता। आप लंदन में किए क्या? आपने यूएसए में किया क्या? जिस देश में टैक्स लग सकता था ऐसे देश में किया क्या? आपने ऐसा ही देश क्यों ढूंढा जिस देश में क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता। और ये केमैन आइलैंड की बैलेंस शीट में खाली 2 ही आइटम थे, 2 ही आइटम बैलेंस शीट में। इधर से शेयर कैपिटल आया था और उधर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो ये कंपनी कोई कंपनी है क्या? कंपनी के बैलेंस शीट में 2 आइटम होते हैं, इनके ना डेटर्स, ना क्रेडिटर्स, ना रिसीवेबल, पेएबल, ना इनका कोई ऑफिस। मतलब ये कंपनी खाली इंडिया को चूना लगाने के लिए बनाई गई थी, और चूना सक्सेसफुली आपने लगाया भी। तो हाईकोर्ट ने बोला टैक्स भरो, भरना ही पड़ेगा। और सुनो, जाने से पहले बोल दिया टैक्स क्यों? एक काम करो, 100% की पेनल्टी भी भरो। तो 12,500 करोड़ पहले भरने थे, और 12,500 करोड़ का 100%। टीडीएस में 100% पेनल्टी होता है, तो याद रखने का, टीडीएस टाइम पे नहीं भरा तो पेनल्टी कितना लगता है? 100% ऑफ टीडीएस अमाउंट, ठीक है ना। तो कितनी की नोटिस बनी अभी? 25,000 करोड़ की नोटिस बनी। बहुत मजा आ रहा है कि नहीं? किसी को 25,000 करोड़ की नोटिस आएगी, कैसा लगेगा? 25,000 रुपये नहीं है, उसके आगे क्या है? करोड़ है। वो केमैन आइलैंड का उतना इकोनॉमी नहीं होगा पूरे देश का, इतना नोटिस गया। फिर हमारे देश में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है जिन्होंने सीए की डिग्री सरेंडर की और जो एडवोकेट बने, एंड इज वेरी फेमस एडवोकेट, जिनका नाम है हरीश साळवे, ठीक है। उनको ये केस दिया गया सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 5 सेक्शन समझाए। कितने सेक्शन समझाए? 5, ठीक है ना। 5 सेक्शन समझाए उन्होंने। उसमें का एक था 9(1) का क्लॉज 1, मतलब पूरा सेक्शन भी नहीं, 9 का सब सेक्शन 1, उसका क्लॉज 1 समझाया। उन्होंने बोला सर ये इनकम डायरेक्टली इंडिया में अक्रू नहीं हुआ है, हुआ है लेकिन
इनडायरेक्टली हुआ है, और सेक्शन 911 में किधर भी इनडायरेक्ट वर्ड नहीं लिखा गया है, इसलिए ये सक्सेसफुल टैक्स प्लानिंग है, ये अवॉइडेंस है, टैक्स को अवॉइड किया गया है, बट नॉट बाय ब्रेकिंग द लॉ, बाय मोल्डिंग द लॉ। लॉ तोड़ा नहीं है, खाली थोड़ा सा मोल्ड किया है, और मोल्ड करना इलीगल नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर उन्होंने बोला कि शेयर कैपिटल एसेट होता है, शेयर के अंदर इंटरेस्ट होना कैपिटल एसेट नहीं होता। इंटरेस्ट मतलब समझता है ना, वो ऐसा लड़का बोलता है आई एम इंटरेस्टेड इन यू, वो वाला इंटरेस्ट, लोन के ऊपर का इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं। इंडिया में शेयर्स लोकेटेड नहीं है, इंडिया में इंटरेस्ट लोकेटेड है, उनका बिजनेस इंडिया में करना था, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन इंडिया। इंटरेस्ट असेट नहीं हो सकता किसी का, शेयर असेट होता है, लैंड एंड बिल्डिंग असेट होता है, किसी में इंटरेस्ट होना असेट नहीं हो सकता। ऐसा कुछ कुछ उन्होंने बोला। फिर उन्होंने और एक बात बताई, टीडीएस तब लगना चाहिए जब रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है। टीडीएस का सेक्शन था 195, एक रेसिडेंट जब किसको पेमेंट करता है तो 195 लगता है, ऐसा उन्होंने बोला, जबकि ऐसा सेक्शन में लिखा नहीं है। लेकिन अभी कोर्ट में बोलने के लिए कुछ बोलना चाहिए ना, और सुप्रीम कोर्ट ने वो चीजें एक्सेप्ट की, क्योंकि हरीश साल्वे थे, बहुत बड़े एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, वेल रिस्पेक्टेड है, शायद लंदन के एडवाइजर है, पूरे देश के एडवाइजर है। ही इज ऑल्सो हैविंग सिटीजनशिप इन यूके। इन्होंने 3 शादियां की है, एक अब भी की है रिसेंटली। कौन बोलता है 60 के बाद शादी नहीं कर सकते? बड़े शौकीन इंसान है, और बहुत फेमस है, और बहुत क्यूट भी है। और एक तो सीए है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीए, हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। इन्होंने वो 5 सेक्शन एक्सप्लेन किए, और सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन जीत गया, दे वन। उन्होंने 25,000 करोड़ बचाए वोडाफोन के। आपको क्या लग रहा है फी कितना लिया होगा? गेस तो करो। 5 करोड़, 10 करोड़, 25,000 करोड़। तुम्हारा कब औकात कब बदलेगा रे? ये देखो, अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ क्वींस काउंसिल। क्वींस काउंसिल मतलब लंदन के क्वीन के जो एडवाइजर है, ही इज देयर। विकिपीडिया पे उनका प्रोफाइल है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी सबसे सीनियर लॉ ऑफिसर भी थे ये। धुले महाराष्ट्र से है। हाँ, यहाँ पे तुम बोलते हो ना हानि नहीं है। इनके पापा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे बाय द वे, इसलिए ही इज दैट काइंड ऑफ सेकेंड जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट इस लेवल के होते हैं, क्योंकि डीएनए मॉडिफाई हो गया ना ऊपर। तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारे डीएनए में कमी है। फिर उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एलएलबी की, और सीए इंस्टीट्यूट से ऑब्वियसली सीए किया। इनको पद्म भूषण भी मिला है, गैलेंट्री अवार्ड, जो सबसे वेल रिस्पेक्टेड है। और क्या जानना चाहते हो इनके बारे में? स्पाउसेस, एक मीनाक्षी साल्वे थी जिनसे डिवोर्स लिया 2020 में, मतलब बहुत पहले नहीं, रिसेंटली। फिर 2020 में किसी से शादी की, 2023 में डिवोर्स ले लिया। 2023 में फटाक से ट्रीना जो भी है, कैरोलिन को छोड़ के ट्रीना को। फोटो देखना चाहते हो? कहाँ है साहब का फोटो? ऑफिशियल फिगर इज अराउंड 400 to 500 करोड़ ऑफिशियल, अराउंड। वो गॉसिप में रहता है ना, एट एक्चुअल तो किसी को पता नहीं, बिल तो किसी ने देखा नहीं, बट पीपल से इन आर इंडस्ट्री 400 to 500 करोड़। 5 सेक्शन और 500 करोड़, और मेरे को ऑलमोस्ट 750 सेक्शन आते हैं। खाली इनके बाल और मेरे बालों में थोड़ा सा फर्क है, ये ब्लैक है, उनके वाइट है। तो पर्सनालिटी बनाने से बनती है। 5 ही सेक्शन समझाने थे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसकी बहुत बड़ी स्टोरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वोडाफोन को छोड़ा नहीं, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा लॉ ही बदल दिया रातों रात अगले बजट में। जिस पॉइंट पे हारे थे ना,
सारे पॉइंट बोल दिए, डीम्ड टू बी, इसलिए तो 9 आ गया ना। बोलते इंटरेस्ट, किसी कंपनी में इंटरेस्ट क्या नहीं होता, असेट नहीं होता, ऐसा बोला था ना। मान लो होता है। सेक्शन 195 में आपको किसने बोला कि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को पेमेंट देता है तो ही टीडीएस लगता है? उसमें खाली इतना ही लिखा है, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट। क्या लिखा है सेक्शन में? खाली इतना ही लिखा है, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट। कहीं नहीं लिखा है बाय रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया ना, रेसिडेंट होगा तभी भी टीडीएस लगेगा, आप नॉन रेसिडेंट रहोगे तो भी टीडीएस लगेगा। समझ में आ रहा है? और फिर उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड भी आ गया 991 में, ठीक है ना। बोलते हमको लिखना था, रह गया था, अभी लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। 2012 में क्या आई लॉ में? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट आने के बाद वो यूजुअली फ्यूचर में एप्लीकेबल होनी चाहिए ना, 2012 के बाद एप्लीकेबल होनी चाहिए। उन्होंने अमेंडमेंट लाई रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव शब्द का मतलब क्या है कि अमेंडमेंट अब आज ला रहे, लॉ आज बना रहे, लेकिन एप्लीकेबल थोड़ा पीछे से करेंगे। थोड़ा पीछे मतलब कितना पीछे गया रहेगा गवर्नमेंट? 1 साल, 2 साल, 5 साल, जब से वोडाफोन इंडिया में आया तब से कितना साल पीछे गया होगा? बोलते हैं फ्रॉम द डेट व्हेन इनकम टैक्स केम इनटू इफेक्ट 1 अप्रैल 1962, 2012 में लॉ बनाया और इफेक्ट में कब से लाया? मतलब 1985 में अगर किसी ने ऐसा प्लानिंग करके रखा होगा तो वो मर गया। वो अभी बेच के दिखाए खाली वो शेयर्स और टैक्स बचा के दिखाए, इम्पॉसिबल है। समझ रहा है? तो गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, इनकम टैक्स बहुत पावरफुल है। पैसे है कि नहीं इनकम टैक्स में? अभी बताया, पूरा केस स्टडी बताया। और इसलिए बोला कि 9 कब पढ़ने का? जब एक औकात बनती है तो पढ़ने का, या पढ़ने के बाद कम से कम औकात बनानी पड़ेगी, तभी 9 पढ़ो, नहीं तो 9 छोड़ दो। तुमको ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो छोड़ दो। इसको टैक्स प्लानिंग बोलते हैं।